नाम कमर आगा है। आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करूंगा जो जो इसराइल और ईरान के बीच में जो टनाटनी बनी हुई है उसके बारे में। और ऐसा लगता है कि वहां पे जंग के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पहले की भी वीडियो में इस पे चर्चा की थी। आज हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होना चाहिए, जंग क्यों करना चाहते हैं इजराइल। बिल्कुल उसने कह दिया अगर कोई भी नहीं आएगा उसकी मदद में, यानी अमेरिका यूरोप, तब भी वो लड़ाई यूनिलैटरली वो लड़ाई लड़ेगा। इसके नतीजे क्या होंगे और फिर उसके बाद ये कि क्या जंग संभव है या ये सिर्फ गीदड़ भपकियां जिसे कहना चाहिए इजराइल दे रहा है। इन बातों पे बात करेंगे। इजराइल का मानना यह है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और वो इजराइल को तबाह बर्बाद करने का ईरान का प्लान उसको नजर आता है। दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि हम इसको मिलिट्रीली बातचीत से मसले हल नहीं होंगे ईरान से। ईरान के वो पीस प्रोसेस के वो बिल्कुल खिलाफ है। जो पहले हुआ था उसके भी, अभी जो इस रिपोर्ट्स आई है कि कुछ इंटरिम एग्रीमेंट होने की बातचीत आई, उसके भी वो पूरी तरह इजराइल में इस समय जो सरकार है या इससे पहले वाली भी सरकार जो थी उसका भी मानना यह है कि ईरान के साथ कोई निगोशिएशन नहीं होना चाहिए। ईरान का कहना यह है इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीसफुल पर्पस के लिए है। और वो दूसरी बात ये भी कहता है कि उसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है यानी एनपीटी का की दस्तखत की उसकी हस्ताक्षर है, उस ट्रीटी का पार्ट है। और दूसरी बात ये भी है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो आईएईए यानी एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके मातहत है। यानी वहां पे उसके कैमरे लगे हुए हैं, वो देखता रहता है, उनको चेकिंग भी करते रहते हैं, बराबर उनकी इंस्पेक्शंस भी होते रहते हैं। उसका कहना ये है कि उसने 60% यूरेनियम को इनरिच किया है, लेकिन अगर बातचीत का से मसले तय होते हैं, उसके ऊपर सैंक्शंस हटता है और कोई एग्रीमेंट होता है तो वो इस न्यूक्लियर इनरिचमेंट को 60 से घटा के फिर जैसे पहले 3.45 के था उतना वो ले आएगा। ईरान का ये कहना ये है। दूसरी तरफ ये भी है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग इन द सेंस इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय अगर ईरान पे अटैक होता है तो उससे किसको फायदा होगा। ठीक है, अमेरिका का तो मानना ये है कि वो बार बार कहते हैं कि वो पूरी तरह खुल के इसराइल के साथ हैं। उन्हीं ने इस बात पे भी खंडन नहीं किया है कि वो मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, मगर साथ में वो ये भी कहते हैं कि सारे ऑप्शंस जो है हमारे ओपन है और डिप्लोमेसी से मसले हल होने चाहिए। तो ये एक बड़ा वेग है, वो दोनों बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि इजराइल जो है वो उनका सबसे ट्रस्टेड एलाई है उस पूरे क्षेत्र में और वो उसकी सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के लिए वचनबद्ध है। यानी और इसके अलावा ये भी उनका मानना ये है कि इजराइल की जो मिलिट्री सुपीरियरिटी उस क्षेत्र में है वो बनी रहनी चाहिए। देखिए, जंग के कई एक कारण हो सकते हैं ईरान से जो इन लोगों के। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि ईरान एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उस क्षेत्र में इमर्ज कर गया है और अकेला देश है जिसने इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज भी कर रखा है, जो बहुत बड़ी चिंता की बात है इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए। इन दोनों देशों की पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि अगर कोई ऐसा देश इमर्ज करता है तो उसको, और जो उसकी पॉलिसी के विरुद्ध है, जैसे ईरान जो है वो अमेरिकन इजरायली पॉलिसी जो उस क्षेत्र में उसको खुल के वो अपोज करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो ऐसे देश को वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। एक जमाने में इराक था, फिर बाद में इराक खत्म हुआ, फिर उसके बाद लीबिया भी इसी तरह की बातें करता था। लीबिया की जो दशा भी हम देख रहे हैं, वहां पे पश्चिमी देशों ने जिस तरह से उसको बर्बाद किया। तो ईरान एक शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज हो गया है और वो दूसरी बात ये कि उसका इमरजेंस जो है वो उनके लिए खतरा नजर आता है लोगों को। वो नहीं चाहते कि इस तरह से कोई देश जो उनके खासतौर से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से बाहर हो और इतना डेवलप कर जाए और उनके साथ उसके संबंध भी ना हो। तो ये एक समस्या ईरान के साथ है जो अमेरिका
चाहता है कि उसको यह खत्म होनी चाहिए। वॉर अगर होती है तो एक तो बहुत भयानक वॉर होगी, वो पूरे क्षेत्र में फैलने का डर है। हालांकि क्षेत्र के दूसरे जो देश हैं जो पहले चाहते थे कि ये जंग हो, उन्हीं ने अब ईरान से दोस्ती कर ली, इसलिए उनको भी लग रहा है कि जंग हो सकती है, इसलिए उन लोगों ने भी दोस्ती कर ली। और दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान का कहना ये है कि ये क्षेत्र जो है यानी पर्शियन गल्फ रीजन जो है, ये पूरा क्षेत्र जो है इसमें बाहर के लोगों को सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया से भी बार बार यही कहा है कि आप अपनी इस क्षेत्र की सिक्योरिटी किसी बड़ी ताकत यानी अमेरिका को सम्मिलित करने, स्वयं जिम्मेदारी है सभी देशों की जो होती है कि वो उसकी सिक्योरिटी करें। उसका कहना ये है कि हम लोग सक्षम है उसकी सिक्योरिटी के लिए। ईरान अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये सब मिल के अगर करते हैं, ये क्षेत्र के दूसरे इम्पोर्टेंट देश हैं, तो सिक्योरिटी वहाँ की कोई जरूरत नहीं बात कर देने की। दूसरी बात ये कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो उनका दो ऑब्जेक्टिव होंगे। पहली बात तो ये कि पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रिजीम चेंज हो जाए, वहाँ पे रिजीम बदल जाए। नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। एक तो इस वक्त जो रिजीम है ये काफी स्ट्रांग है, लेकिन इसराइल और अमेरिका का मानना ये है कि इस समय ईरानियन रिजीम जो है वो काफी कमजोर हो गई है। और कमजोर इसलिए हो गई, वो खासतौर से महसा अमीनी जो एक लड़की थी जिसकी अभी हत्या हुई मोरालिटी पुलिस कस्टडी के अंदर, तो वो उसके मरने के बाद एक बहुत पावरफुल हिजाब मूवमेंट ईरान में इमर्ज कर गया था। तो उनका मानना ये है कि ईरान पब्लिक सिंपैथी जो रिजीम को थी वो अब काफी कम हो गई है, औरतें भी इसके खिलाफ हो गई हैं। और दूसरी बात ये भी समझ रहे हैं कि उनके जो प्रो अमेरिकन ग्रुप्स हैं क्षेत्र में, जिनको अमेरिका ने ट्रेनिंग भी दी है, और वो सब जो है वो काफी सक्षम है। देखिए, अमेरिका को रिजीम चेंज हो ना हो, अगर वहाँ अराजकता फैल जाती है तो उनका मसला हल हो जाता है। इसलिए हल हो जाता है कि वो फिर ईरान जो एक बड़ा रोल क्षेत्र में कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। और उसके इनका मानना यह है कि उसके जो एलाइज हैं, जैसे कि शिया मलेशिया ग्रुप इराक के अंदर है, हूती मलेशिया जो यमन में है, फिर उसके बाद लेबनान में जो उनका ग्रुप है हिजबुल्ला, फिर उसके अलावा ये बहरीन के अंदर जो शिया मूवमेंट है, और क्षेत्र के दूसरी जगहों पे जो भी उनके एलाइज हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो सब कमजोर हो जाएंगे। उनका मानना यह है कि वो ईरान के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। अगर ईरान इंटरनली इन्वॉल्व हो जाता है तो ये ग्रुप भी कमजोर हो जाएंगे, जिनसे फिर निपटा जा सकता है एक एक करके। क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, इसलिए कि कुछ इसमें से ग्रुप हैं जो ईरानियन रिवॉल्यूशन से पहले से इन जगहों पे चल रहे हैं। हूती रेबल्स जो है वो आज के नहीं है, बहुत जमाने से है। जब से वहां पे इमामत खत्म हुई तब से ये बहुत एक्टिव है। और जब जब इमामत पे उनकी जो वहां पे था रूल, कोई चैलेंज आता था तो ये फौरन एक नए इमाम को बना के और उसके पीछे खड़े हो जाते थे। इराक में शिया मूवमेंट जो है ये भी पुराना है, सद्दाम हुसैन के वक्त का है और उससे पहले का है बल्कि। और वहाँ पे सद्दाम हुसैन के आने के बाद ये और स्ट्रांग हो गया, ईरान की इसको सपोर्ट हासिल है। और उसके अलावा लोकल लोगों की भी इसको काफी सपोर्ट हासिल है। हिजबुल्ला का जो मूवमेंट है ये भी 82 से पहले का है। पहले वहाँ अमल थी का ग्रुप था और दूसरे वहाँ पे ग्रुप से बाद में वही धीरे 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 बाद में वो एक हिजबुल्ला के शक्ल में आ गए। ईरान की सपोर्ट से उनको ट्रेनिंग मिली और वो एक और स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो गए। तो अगर ईरान नहीं भी रहेगा तो ये ग्रुप खत्म होने वाले नहीं है, सेल्फ सस्टेन ग्रुप बन चुके हैं अब। इनके पास वेपन भी है, सिस्टम्स भी है और ट्रेनिंग भी है, इनके पास सब कुछ है। और दूसरे जिन हालात के तहत ये ग्रुप बने हुए थे वो हालात अभी भी बने हैं, तो सपोर्ट बेस खत्म नहीं होगा। एक चीज और भी है, उनका मानना यह है कि अगर ईरान में रिजीम चेंज होती है या वहां के ऊपर अराजकता हो जाती है, फैल जाती है, तो फिर जो ईरान एक बड़ा रोल कर रहा है रशिया और चाइना के साथ मिलके, या लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला, क्यूबा और दूसरे मुल्कों के साथ, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे लेफ्ट गवर्नमेंट्स है उनके साथ करके भी उसने एक अलायंस किया है। उसने बड़ी कंपेन बहुत सौहाने से कर रहा है डी डॉलराइजेशन की, कि डॉलर में ट्रेड मत करो।
और ये है कि वो प्रोग्राम जो है वो फिर ईरान एक बड़ा रोल वहाँ पे निकाल पाएगा। ईरान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। खासतौर से यूक्रेन वॉर में कहा जाता है कि वो उसको ड्रोन सप्लाई करते हैं जो रशिया जिसका इस्तेमाल इस जंग में कर रहा है। ये ड्रोन बहुत सस्ते हैं और दूसरी बात ये है कि ये बहुत इफेक्टिव है वॉर के अंदर। ये इनका इस्तेमाल रशिया लगातार कर रहा है उस जंग के अंदर, ताकि वॉर की जो कॉस्ट है, कीमत जो है उनका कम रहे, बहुत ज्यादा उसकी कीमत ना हो। रशिया के पास जो वेपन सिस्टम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो उनको यूज नहीं करना चाहता, इसलिए कि एक मिसाइल की कीमत 1 मिलियन 2 मिलियन इस तरीके से होती है, जबकि इसकी 1 लाख के अंदर होगी इन ड्रोन्स की। इनसे वॉर काफी इफेक्टिव है वॉर में, और ये काफी काफी बहुत मतलब इनका इस्तेमाल भी हो रहा है। फिर इसके अलावा ये भी है कि ईरान का जो वहाँ पे है वर्चस्व बना हुआ है दूसरी जगहों पे, और जो उसकी वो है उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। ईरान इंटरनल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी कारणवश लगता है कि शायद इजराइल और अमेरिकन भी चाहते हैं कि वहाँ पे ऐसा हो। इजराइल अगर वहाँ पे शुरू करता है जंग तो अमेरिका उसको जरूर सपोर्ट करेगा। फिर ये भी है कि जो संकेत आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने चाइना के खिलाफ बिल्डअप किया था, फिर एकदम से उन्होंने वो बिल्डअप को कम किया, और फिर उसके बाद अब चाइना से बातचीत शुरू कर दी, और ये भी कह रहे हैं कि वार नहीं हम करेंगे और ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। यहाँ तक कह दिया कि ताइवान जो है चाइना का ये एक पार्ट है, यानी उन्होंने कहा कि चाइना जो है कि वन नेशन वन स्टेट पॉलिसी पे वो यकीन रखते हैं, यानी ताइवान उसका हिस्सा है। तो पूरा एकदम से ब्लिंकन आए, उससे पहले जैक सलिवन जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्हीं ने दौरा किया, तो एकदम से वो वहाँ पे टेम्परेचर को डाउन करके उनसे बातचीत का दौर और ट्रेड और दूसरी चीजों का चाइना से शुरू कर दिया, यानी चाइना की तरफ से अपना अटेंशन डाइवर्ट करके मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ाते हुए नजर आते हैं, पश्चिमी एशिया में, जहाँ पे उन्हीं ने अपने जो 5th जनरेशन फाइटर बॉम्बर्स प्लेन है जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है, उनको वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे उनका जो है वो एक मिलिट्री बेस भी है, 2 बड़े बेस हैं। एक तो कतर में है जहाँ पे उनका 5th फ्लीट का एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, और दूसरा बेस जो है वो बहरीन में है जहाँ पे उनके फोर्सेस हैं, आर्मी डिप्लॉयड है। इसके अलावा उनके आर्मी सेना जो है अलग अलग मुल्कों में, कुवैत हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, दूसरी जगह यहाँ पे भी, इराक में काफी बड़ी संख्या में है, सीरिया में भी काफी है, अच्छे खासे मौजूद है, जो कि अगर जंग होती तो नंबर बहुत जल्दी बढ़ भी सकते हैं। और इस तरीके से वो अपने को भी तैयार कर रहे हैं। और इजराइल पहले से सक्षम है, इजराइल साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी उन्हीं ने कई बार की हैं, और ये देखा है कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने कि किस तरीके से ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको ध्वस्त किया जाए। देखिए, पर्पज इनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ध्वस्त करना नहीं है, पर्पज इनका ये है कि ईरान के अंदर जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसको डिसमेंटल करना, उसको खत्म करना, या इतना कमजोर कर देना, और इंटरनल क्राइसिस वहां पे इतनी खड़ी हो जाए कि वो आपस में इंटरनल मसलों में ईरान फंस जाए, और वो कोई बड़ा रोल रीजन में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो जो है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ करता है। मुझे ये तो सही है, इराक में भी इन्हीं ने यही किया। इनकी जो पॉलिसी होती है अमेरिका की, वो हमेशा ये होती है आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। अगर आप हमारे खिलाफ हैं तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, सैंक्शन लगा के उनको कमजोर किया जाता है, फिर कमजोर करके रिजीम चेंज की बात की जाती है। अफगानिस्तान में भी यही किया, अफगानिस्तान में रिजीम चेंज की, प्रो अमेरिकन रिजीम बनाई, मगर वो जो रिजीम बनी वो अमेरिकन इंटरेस्ट जो था उस रीजन में नहीं सर्व कर पाई। फिर उसके बाद उन्हीं ने इराक के रिजीम को चेंज किया, वहां पे जो नई रिजीम आई वो एंटी अमेरिकन आई, शिया जो ग्रुप्स वहां पे पावर में आए, और उन्हीं ने आते ही अमेरिका का कहना मानना बंद कर दिया, और फिर उसके बाद वहां पे एक दूसरी नई समस्या उनके लिए खड़ी हो गई। इससे पहले हमने देखा था वियतनाम में भी, और इंडो चाइना में, लॉस कंबोडिया, इन सब जगहों पे जंग हुई थी, में 1000 अमेरिकन मरे, सब कुछ हुआ, लेकिन वहां पे भी वो अपने, आज भी वहां पे कम्युनिज्म बरकरार है, और जबकि अमेरिकन
गए थे वहाँ कम्युनिज्म को खत्म करने। तो जंग के माध्यम से मैं नहीं समझता कि मसलों का हल हो सकता है, लेकिन ये है कि इनका ये इसमें भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हम आपको बर्बाद कर देंगे, बर्बाद अगर या इंगेज कर देंगे इंटरनल प्रॉब्लम में, ताकि आप उनको 21st सेंचुरी में मुझे नहीं लगता ईरान को जिस तरीके से इन्होंने किया था ये उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन उन सैंक्शंस से ईरान काफी हद तक बाहर आया। उसने डेवलपमेंट किया, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और उसके पास एक बहुत थ्राइविंग न्यूक्लियर प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम है, नैनो टेक्नोलॉजी में उसने बहुत काम किया है और मेडिकल फील्ड में उसका बहुत अच्छा है और दूसरी टेक्नोलॉजीज उसने डेवलप की हैं। फिर एक डिफेंस सेक्टर में भी उसने कई किस्म के ड्रोन्स बना लिए हैं, मिसाइल्स हैं उसके पास, तो काफी स्ट्रांग देश है। कमियां तो हर देश में होती हैं, ईरान में भी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन ये कि जंग के माध्यम से उसको हटाना मुश्किल काम। एक चीज हमने और देखी है, सद्दाम हुसैन ने भी यही सोचा था कि ईरान उस समय बहुत कमजोर है, अगर हम उसको जाके वहां पे इस समय अटैक कर देंगे तो जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया था उसके कुछ ही समय के बाद उन्होंने अटैक किया था। उन्होंने सोचा था कि 15 दिन के अंदर हम वहाँ रिजीम चेंज करके एक प्रो इराकी रिजीम बना देंगे और इस्लामिक रेवोल्यूशन को वहाँ पे ध्वस्त कर देंगे, मगर वो नहीं कर पाए। उसके कारण ये है कि जबकि ईरान के पास सेना भी नहीं थी, जो शाह ईरान की सेना थी, रॉयल सेना जो थी, इस गवर्नमेंट के आते ही, इस्लामिक रिपब्लिक बनते ही उसको डिसॉल्व कर दिया था इन लोगों ने, इसलिए कि वो जानते थे अगर वो सेना रहेगी तो कुछ समय के बाद कूप करके दोबारा पावर में आ जाएगी, जैसा पहले एक बार 53 में वो कर चुके थे। मुशर्रफ की गवर्नमेंट जो आई थी वहां पर तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बन गई थी, उसको उसके खिलाफ लोग कूप करके वापस आ गई थी पावर में, शाह को दोबारा से पावर में लिया है। तो दूसरी दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट समझने की। एक तो ये है कि ईरान के अंदर नेशनलिज्म बहुत, पर्शियन नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है और ये इतनी ज्यादा है कि जैसे ही उसके ऊपर अटैक होता है हमने देखा है कि वो सब यूनाइट हो जाते हैं, उनके सामने एक ही लक्ष्य होता है कि मुल्क को सेव करो। इसलिए अकेला पर्शियन देश है और वो पर्शियन नेशनलिज्म में विश्वास रखते हैं कि उनको हमको बना के रखना है। वो बहुत, उनको काफी प्राउड भी है, वो बहुत मानते हैं, नाज है कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और कंटिन्यूटी है, उस सभ्यता में कभी खत्म नहीं हुई और वो चाहते हैं कि उसको बरकरार रहे। और दूसरी बात ये कि अगर रिजीम, सपोज अगर रिजीम ये बदलते भी हैं तो डेमोक्रेसी अगर वहां पे आती है तो पर्शियन नेशनलिज्म तो वैसे ही बनी रहेगी। जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पहले बनी थी 50s, अर्ली 50s में, तो उसने पहला काम ये किया था, तेल को नेशनलाइज कर दिया था। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी अमेरिका के साथ डील नहीं करेगी, बल्कि वो वहां पे बाद जो उसका डीलिंग होगी वो इंडिया, चाइना और ईस्ट, रशिया और इन्हीं देशों के साथ उसका संबंध ऐसे ही बना रहेगा जैसे इस गवर्नमेंट का बना हुआ है। हो सकता है कोशिश ये हो कि अगर कोई ना आए वहां पे, गवर्नमेंट को, इसी गवर्नमेंट को इतना कमजोर कर दो और इतना वीक बना दो, बॉम्बिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तोड़ दो, ताकि ये इंटरनल क्राइसिस में फंस जाए। क्या होगा ये कहना मुश्किल है, ये भी पता नहीं कि इसलिए अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है। उनका मानना ये है कि अगर जंग होगी तो ईरान जो है वो ऑयल सप्लाईज को भी डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए लगभग 40% के करीब तेल जो है वो पर्शियन गल्फ रीजन से होता हुआ, यही गल्फ ऑफ हॉर्मुज से होता हुआ इंडिया और उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद कोरिया, जापान और पैसिफिक में फिर जाता है, अमेरिका जाता है। लगभग $6 ट्रिलियन का ट्रेड यहाँ से होता है। ईरान का कहना यह है कि वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज को वो बहुत ये नैरो पैसेज है जिसके लिए तेल गुजरता है सी का, और उसको अगर वहां पे दो शिप भी अगर डूबो दिए जाते हैं तो ये रास्ता बंद हो जाता है। ईरान अपने ही पुराने शिप ले जाके डुबो सकता है वहां पे बड़े टैंकर्स को, तो ये बंद हो जाएगा। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वो ऐसा नहीं करने देंगे। और दूसरी बात ये कि अगर जंग फैल जाती है उस रीजन में, और या गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो है वो वहाँ पे चोक हो जाती है, तेल की सप्लाई में कमी आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है सप्लाई चेन, तो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में आ सकती है, इसलिए तेल की कीमतें फिर बहुत बढ़ जाएंगी। अमेरिका के
अंदर ऑलरेडी तेल की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं। फिर उसके अलावा यूरोप में रशियन ऑयल और गैस की सप्लाई जब से बंद हुई, उनके यहाँ भी जर्मनी ऑलरेडी रिसेशन इकोनॉमी जो है वहाँ मंदी में आ चुका है। और कई देश तक जो यूरोपियन यूनियन के हैं वो लगभग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। कोई मतलब संभव है कि जल्दी ही उसमें से बहुत से आ सकती हैं। अगर उनको तेल के दाम बढ़ते हैं तो वहाँ भी मैं समझता हूँ कि मंदी में आ जाएंगे। फ्रांस और ब्रिटेन की इकोनॉमी भी काफी कमजोर नजर आ रही है। तो हालात बुरे हैं इसमें जंग के, इसलिए पब्लिक ओपिनियन अमेरिका और यूरोप बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई जंग हो। जिस तरह के स्टेटमेंट वहां से आ रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होगा। इजराइल को सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको वीपन भी सबको देना पड़ेगा। और अमेरिका में भी एक बड़ा सेक्शन है जो चाहता नहीं कि जंग हो, इसलिए कि जंग होगी तो ये भी क्राइसिस बन सकती है। ये मैंने पूरा जो सिनेरियो था वो मैंने रखा है। देखना ये है कि क्या इजराइल अपने जो उसका प्रोग्राम है ईरान के खिलाफ उसमें अकेला आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अकेला बढ़ सकता है। जब तक कि अमेरिकन उसको हरी झंडी ना दिखाए तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात ये कि इसलिए कि जंग बगैर अमेरिकन सपोर्ट हुई, इसलिए कि इसराइल भले बहुत ताकतवर हो लेकिन वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर फॉर मिलिट्री सप्लाईज, फॉर और उसके अलावा दूसरे इंटेलिजेंस गैदरिंग और दुनिया भर की जो चीजें की बहुत जरूरत पड़ती है उस सब पे वो डिपेंडेंट है। तो देखना ये है कि आगे क्या होता है। और ईरान ने भी कह दिया कि वो पूरी तरीके से तैयार है, वो अपनी किसी भी पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। हमको थोड़ा देर इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या होता है। जंग ना हो तो बेहतर है, इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। अगली पॉडकास्ट नए अगले दिन हम फिर एक नया सब्जेक्ट लेके आपके साथ आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद हुई। अगर ऐसा आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट लिखिए, उससे हमको पता चलेगा कि हम, और या अगर कोई आपका सुझाव है तो वो भी हमको जरूर भेजिए। हम उसको देखेंगे और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। थैंक यू।